हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले ईवीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो से आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2005 के अनुसार कक्षा में शामिल है। तो हमें क्या बताना है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2005 के अनुसार कक्षा में कौन सा सम्मिलित है। तो ऑप्शन ए हमारा है केवल कक्षा कक्ष की गतिविधियाँ। ऑप्शन बी है केवल कक्षा के बाह्य की गतिविधियाँ। ऑप्शन सी है कक्षा तथा उससे संबंधित बाह्य गतिविधियाँ, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2005 के अनुसार आपका कक्षा तथा उससे संबंधित बाह्य गतिविधियाँ आपका कक्षा में शामिल होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कक्षा कक्ष का उद्देश्य नहीं है। कक्षा कक्ष का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है अधिगम को सफल बनाना। तो अधिगम को सफल बनाना यह आपका कक्षा कक्ष का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन बी है सहकार्य शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है मानव संसाधन का विकास करना, या ऑप्शन डी है गैर शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करना। तो इसमें हमें बताना क्या है, इसमें हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा कक्षा कक्ष का उद्देश्य नहीं है। तो अधिगम को सफल बनाना यह क्या है, कक्षा कक्ष का उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी है सहकार्य शिक्षा को बढ़ावा देना, तो ये भी क्या होता है, कक्षा कक्ष का उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी है मानव संसाधन का विकास करना, तो ये भी आपका कक्षा कक्ष के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी है गैर शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करना, तो जो शिक्षा से संबंधित न हो, गैर शैक्षणिक गतिविधियां होता है उसका संचालन करना, यह कक्षा कक्ष का उद्देश्य नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा में प्रश्न पूछकर शिक्षक करना चाहता है। कक्षा में प्रश्न पूछकर शिक्षक क्या करना चाहता है। तो ऑप्शन ए हमारा है छात्रों का ध्यान आकर्षित। तो टीचर अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे क्या होता है, छात्र का ध्यान टीचर की ओर आकर्षित होता है। ऑप्शन बी है कक्षा में शांति बनाए रखना, तो कक्षा इससे शांत भी रहता है। ऑप्शन सी है छात्रों में उत्तर देने की क्षमता का विकास करना, और छात्रों में क्या होता है, अगर हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो छात्र उसका आंसर खोजते हैं, तो छात्रों में इससे क्या होती है, उत्तर देने की क्षमता का विकास होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह टेस्ट को सुनिश्चित करती है। प्रश्न उत्तर जो आपका तकनीक होता है यह सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह डेस्क को सुनिश्चित करती है। तो ऑप्शन ए हमारा है परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता से, या ऑप्शन बी हमारा है विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने की। ऑप्शन सी है अधिक अनुशासित कक्षा की, या ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता की। तो प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकता है क्योंकि यह आपका शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता है। जो प्रश्न उत्तर तकनीक होता है इससे क्या होगा, अधिक से अधिक शिक्षार्थियों का, अधिक से अधिक स्टूडेंट का क्या होता है, इसमें सहभागिता बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियमों विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। इनमें से कौन सा आपका नियम विनियम और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। तो ऑप्शन ए हमारा है परियोजना कार्य। ऑप्शन बी है समूह चर्चा। ऑप्शन सी है किताब पढ़ना, या ऑप्शन डी है निबंध लिखना। तो इसमें हमें क्या बताना है, नियमों विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा कौन देगा। तो यह आपका देगा समूह चर्चा। समूह में चर्चा करने से क्या होता है, विकास होता है किसका, नियमों का विनियमों का और मूल्यों का। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है, तो इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इनमें से कौन सा विधि आपका सबसे सही है।
तो ऑप्शन ए है परियोजना विधि, ऑप्शन बी है स्रोत विधि, ऑप्शन सी है कहानी सुनाने वाली विधि, या ऑप्शन डी है पूछताछ विधि। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्रोत विधि। बच्चे क्या कर सकते हैं, खुद से किसी स्रोत का पता लगाकर उस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। किस प्रकार के स्टूडेंट, तो सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो ऑप्शन ए है विशेष प्रकार की, ऑप्शन बी है समावेशी, ऑप्शन सी है आधुनिक, या ऑप्शन डी है अनन्य। तो सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी आपका समावेशी कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार करना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा है लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, ऑप्शन बी है मूल्यपरक निर्णय देना, ऑप्शन सी है प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना, या ऑप्शन डी है कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। तो किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य का विचार करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना। जो अच्छी अच्छी घटनाओं हो, हम ऐसा ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में वर्णन करें जो क्या हो, लोकप्रिय हो, सच्ची घटना हो, जिससे क्या हो बच्चों को मोटिवेशन मिले। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के विषय में पढ़ाते हुए अध्यापक एक लड़की की जो घर पर कई प्रकार से जल बचाती है कहानी सुनाता है। ऑप्शन ए हमारा है अवलोकन उपागम, ऑप्शन बी है चर्चा, ऑप्शन सी है वृतांत उपागम, या ऑप्शन डी है समस्या समाधान उपागम। तो जल के विषय में पढ़ाते हुए अध्यापक एक लड़की की जो घर पर कई प्रकार से जल बचाती है कहानी सुनाता है। तो यह क्या है, यह आपका वृतांत उपागम होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किलपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। इनमें से कौन सा आपका किलपैट्रिक के अनुसार आपका इनमें से कौन सा शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम उत्तम विधि है। तो ऑप्शन ए हमारा है खेल विधि, ऑप्शन बी है समस्या समाधान विधि, ऑप्शन सी है परियोजना विधि, या ऑप्शन डी है खोजबीन विधि। तो किलपैट्रिक के अनुसार यह शिक्षण विधि आपका है परियोजना विधि। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए लागू होता है। इनमें से कौन सा आपका सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए लागू होता है। तो ऑप्शन ए हमारा है अवधारणात्मक स्मरण पर बल होना चाहिए, ऑप्शन बी है विशिष्ट उदाहरणों का प्रयोग होना चाहिए, ऑप्शन सी है विषय वस्तु जानकारी आधारित होनी चाहिए, या ऑप्शन डी है इसे वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया के अनुसरण करना चाहिए। तो इनमें से कौन सा आपका सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए लागू होता है। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के बारे में बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसे वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे, तो मानचित्र का और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्यों। तो ऑप्शन ए हमारा है अवधारणा में नए आयाम को जोड़ते हैं, उसके बाद ऑप्शन बी है अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, ऑप्शन सी है विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, या ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाते हैं। तो सामाजिक विज्ञान की आपके पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में, या ऑप्शन बी है अंतिम वक्तव्य के रूप में होना चाहिए, या ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा
ऑप्शन सी आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित है? इनमें से कौन सा आपका सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित है? तो ऑप्शन ए हमारा है समाज के धार्मिक पक्ष, ऑप्शन बी है समाज के राजनीतिक पक्ष, ऑप्शन सी है समाज के सांस्कृतिक पक्ष, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित है समाज के धार्मिक पक्ष, समाज के राजनीतिक पक्ष, समाज के सांस्कृतिक पक्ष। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? हमें बताना है कि परियोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है किलपैट्रिक को, ऑप्शन बी है स्किनर को, ऑप्शन सी है जीन पियाजे को, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो परियोजना विधि का जन्मदाता आपका किलपैट्रिक को माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डैश कही जाती है। अवलोकनीय जो तथ्य होता है, इससे जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है विश्लेषण, ऑप्शन बी है प्रतिपादन, ऑप्शन सी है निगमन, या ऑप्शन डी है मस्तिष्क आलोड़न। तो अवलोकनीय तथ्यों द्वारा जो निष्कर्ष निकाला जाता है, इस प्रक्रिया को हम विश्लेषण कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? तो सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण क्या होगा? तो ऑप्शन ए हमारा है अभिसारी, ऑप्शन बी है उत्पादक, ऑप्शन सी है मनन, या ऑप्शन डी है निगमन। हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? तो उत्पादक आपका सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया कहलाती है। स्वयं ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है साक्ष्य, ऑप्शन बी है अन्वेषण, ऑप्शन सी है कौतूहल, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो स्वयं ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया को अन्वेषण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अन्वेषण को सफल बनाने के लिए शिक्षक निम्न में से क्या गुण होना चाहिए? अन्वेषण को सफल बनाने के लिए शिक्षक में कौन सा गुण होना चाहिए? तो अन्वेषण अर्थात खोज होता है या ढूंढना होता है। तो खोज को सफल बनाने के लिए शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए? तो ऑप्शन ए हमारा है निरीक्षण करने का, ऑप्शन बी है जागरूकता का, ऑप्शन सी है निपुणता का, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो अन्वेषण को सफल बनाने के लिए एक शिक्षक में निरीक्षण करने का गुण होना चाहिए, जागरूकता का गुण होना चाहिए, निपुणता का गुण होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन है। निम्न में से क्या अन्वेषण का दोष है? तो अन्वेषण अर्थात खोज का दोष क्या है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है इसका उपयोग अधिक खर्चीला है, उसके बाद ऑप्शन बी है इसमें अधिक समय लगता है, ऑप्शन सी है छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अन्वेषण का दोष है कि इसका उपयोग क्या होता है, खोज में खर्चा लगता है, इसमें समय भी लगता है, और यह छोटी कक्षाओं के लिए सही नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस तरह हमने ईवीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।